तो पिछले भाग 6 में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिए थे। अब हम भाग 7 लेकर आए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आखिर 11 क्या कह रहा है। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारा यहाँ पे एक अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है जो 0,0 से हम प्रेजेंट करते हैं। हमारा ये कोई बिंदु है जिसका नाम हमने P दिया और यहीं कहीं पे हमारा एक बिंदु है जिसका नाम हमने Q दिया। इस मूल बिंदु से इस P की दूरी और इस Q की दूरी दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। यानी कि अगर हम इसका नाम, इस बिंदु का नाम O दें तो OP और OQ कैसे हमारे बराबर हैं। ये हमसे संबंध में कहा गया है कि P की मूल बिंदु से दूरी, तो P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी Q की दूरी और P की दूरी मूल बिंदु से समान है, यानी OP और OQ बराबर है। ये हमसे संबंध में कहा गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमको सिद्ध करना कि ये कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। आगे कह रहे हैं, पुनः दोबारा सिद्ध कीजिए कि P जो है अगर इसके निर्देशांक 0,0 नहीं है, यानी P जो है ये 0,0 इसके निर्देशांक नहीं है, तो इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। चलिए इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम तुल्यता संबंध को देखते हैं। तुल्यता संबंध हम कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्वतुल्य की ही बात करेंगे। तुल्यता संबंध के लिए पता है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को सिद्ध करना पड़ता है। तो स्वतुल्य की चर्चा करते हैं। स्वतुल्य में अगर P Q के बराबर है तो P स्वयं के भी तो बराबर होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं P, P हमारा संबंध में होगा, ठीक है। P, P इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ, जहाँ पे ये हमें संबंध दिया है आपको Q की जगह पे P लगाना है। इस तरह क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी, कामा, अब यहाँ पे देखिए दे रखा है बिंदु Q की, तो हम लिखेंगे P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। P की मूल बिंदु की दूरी के समान है, ठीक। इसको हम दूसरी भाषा में इस तरह भी लिख सकते थे, क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के मूल बिंदु की दूरी के समान है, ठीक है। स्वयं भी आप शब्द लगा सकते हैं P की जगह पे स्वयं, इस तरह से, तब भी बात वही बैठती जो हम कहना चाह रहे थे। तो स्वयं के बराबर तो होगा ही, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो हम लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य है। तो ये तो हुई चर्चा स्वतुल्य की, ठीक है। चलिए सममित देख लेते हैं। सममित में क्या होगा, सममित में P, Q ये हमें संबंध में दे रखा है। संबंध बिलोंग करता है R से, यानी P का संबंध Q का संबंध R से है। इसका मतलब ये हुआ कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है, क्योंकि ये हमसे संबंध में कहा है। क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी, कॉमा, Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। असममित में क्या होता है, सममित में ये होता है कि अगर PQ हमारा संबंध R में है तब हमारा QP भी संबंध में होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी होगा, क्यों होगा, जब P की मूल बिंदु की
P से मूल बिंदु की दूरी और Q से मूल बिंदु की दूरी समान है, तो हम इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से, ठीक है, यहाँ पे बिंदु भी है, Q पहले तो हम Q के बारे में पहले लिखेंगे, कॉमा P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो बात एक ही है, चाहे भाई आप OP को PQ के OQ के बराबर करो, चाहे OQ को OP के बराबर, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो ये हमारा शर्त पूरा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः R सममित है। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि R हमारा सममित है। अब बची बात संक्रामक की, तो उसके लिए हमें 3 बिंदु को लेना पड़ेगा। तो चलिए संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक देखेंगे, माना 3 बिंदु P Q R तो इसमें है ही है, तो R आप ना लें क्योंकि R हम संबंध को दिखाते हैं, वैसे तो R लेना चाहिए था। S है, आप S ले सकते हैं, इस तरह से S है, तथा P, Q हमारा संबंध में है। इसका मतलब यही जो इसमें लिखा है वही सेम हमें यहीं पे लिखना है, क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी, कॉमा Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार QS देखेंगे हम, QS भी हमारा संबंध में है। इसका मतलब यही होगा कि जहाँ पे हमने यहाँ पे Q की चर्चा की थी वहाँ पे S की कर देंगे, जहाँ पे P की थी वहाँ पे Q की कर देंगे। तो सब कुछ वही रहेगा, P की जगह पे यहाँ पे Q हो जाएगा, पूरी भाषा यही रहेगी, और Q की जगह पे S आ जाएगा, बाकी सारी भाषा यही रहेगी। ठीक है, आप चाहें अपने स्तर पे लिख लेना, पूरा वर्ड यही रहेगा, P की जगह पे Q और Q की जगह पे S लिखना है, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, हम थोड़ा समय बचा दे रहे हैं, आप अपने स्तर से समझ लेना। जब ऐसा हो रहा है तब हमारा P जो पहला वाला है वो, और इधर का लास्ट वाला यानी कि S, ये भी संबंध में होना चाहिए। चलिए समझते हैं इस बात को। अब मान लो P Q के बराबर है और Q S के बराबर है, तो क्या P S के बराबर होगा? नहीं होगा, नॉर्मली होगा। P Q के बराबर है, Q S के बराबर है, तो P ऑटोमेटिक S के बराबर होगा, भाई हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसको भी हमें ऐसे लिखना है, क्योंकि P की मूल बिंदु से दूरी, कॉमा Q की, Q नहीं S आएगा, ठीक है, S की मूल बिंदु से दूरी समान है। जब समान है तो ये संक्रामक हो गया। कैसा हो गया? संक्रामक, क्योंकि संक्रामक का पालन कर रहा था, R संक्रामक है। अब देखिए, हमने स्वतंत्र प्रूफ किया था, सममित भी प्रूफ किया था और संक्रामक भी प्रूफ कर दिया। तीनों के तीनों का रूल का पालन कर रहा है, तो ये स्वतुल्य अतः ये तुल्यता संबंध है, अतः ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये तुल्यता संबंध है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे की जो बातें रह गई वो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम उसी प्रश्न में सिद्ध करने जा रहे हैं कि जो उसका जो समुच्चय बनना है, एक वो वृत्तीय बनना है। चलिए उसकी चर्चा करते हैं, आखिर वो कैसे बनता होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये एक कार्तीय फलन है। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है हमारा P, जिसकी इस मूल बिंदु से दूरी हमने K मान ली। क्या है? K।
तो इसी प्रकार कोई अन्य बिंदु हम यहाँ पे ले लें, उसकी भी दूरी कितनी है, के है। ऐसे ही यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे सारे बिंदु मान लिया, सबकी दूरी कितनी, के है। तो देखिए एक वृत्त बनेगा, जैसे हमने ये दूरी मान ली, यहाँ पे मान ली, यहाँ पे मान ली, ये सब और बिंदु, और सबकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो सब के है। तो इस तरह से अगर आप एक वृत्त खींचेंगे तो इस तरह से एक वृत्त खिंचता हुआ दिखेगा, यही वो सिद्ध करा रहे हैं। और वह वृत्त जो है वो पी से होकर जाएगा। बात समझ गए? तो ये हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए। तो हम इसके लिए इस तरह से भी मान सकते हैं, लिखेंगे चूंकि P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी P जो है वो 0,0 बिंदु पर स्थित नहीं है, से संबंधित वह बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसका मतलब आप समझते होंगे कि P के अलावा कोई भी और अन्य बिंदु जो दूरी P की है यहाँ से, वही दूरी इस दूसरे वाले बिंदु की है, वो हमने यहाँ पर बात की है। और दोनों की दूरी हमने K मान ली है। समान है जो दूरी K एक अचर है, ठीक है। अतः बिंदु P, जहाँ हमारा P बराबर नहीं है किसके, 0,0 के, से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त क्या निरूपित करेगा, एक वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 होगा, ठीक है। केंद्र क्या होगा, यही तो होगा केंद्र, और ये क्या है, मूल बिंदु है, 0,0 होगा। तथा त्रिज्या, आप चाहे त्रिज्या का भी वर्णन कर सकते हैं, त्रिज्या के होगी, क्या होगा, के, क्योंकि त्रिज्या हमारी यही कहलाएगी के। तथा यह वृत्त कहाँ से होकर जाएगा, बिंदु P से होकर जाएगा, P से होकर जाएगा, ठीक है। बस इतना सलूशन हमें इसका देना था। इस तरह आपका कंप्लीट हुआ ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए अब हमने प्रश्न नंबर आपका 12 ले लिया है, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R T1 T2, जहाँ T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर भी हमें यही सिद्ध करना कि ये तुल्यता संबंध है। आगे कहना कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी कि T1 जो है एक त्रिभुज, उसकी भुजा 3, 4, 5 है, और जो T2 है उसकी भुजा 5, 12, 13 है। इसी प्रकार तीसरा त्रिभुज जो T3 है उसकी भुजा 6, 8, 10 है। कह रहे हैं ऐसा है तो आप T1, T2, T3 में कौन एक दूसरे त्रिभुज से संबंधित है या संबंध रखता है, वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम तुल्यता संबंध की ओर बढ़ते हैं, और इसके लिए हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो लिखेंगे हल, हमें ए दिया है समस्त त्रिभुजों का संबंध, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। ये तो हो गई एक ही बात। अब हम आर, हमें जो संबंध दिया आप वो भी लिख सकते हैं। आर हमारे पास है T1, T2, जहाँ T1 T2 के समरूप है। तो ये समरूप है संबंध में, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से समझें भाई, T1 T2 के समरूप है, ये हमें संबंध में दिया है। तो आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि T1, T2 के समरूप है।
अब यहाँ पे आप सोचने वाली बात ये है, जब T1 T2 के समरूप है तो क्या T1 स्वयं के समरूप नहीं होगा? तो हम लिखेंगे अतः T1 स्वयं के भी समरूप होगा, के भी समरूप होगा। कोई चीज़ दूसरे के समरूप है तो स्वयं के तो समरूप होगी ही होगी, समरूप होगा। अतः T1 कॉमा T1 इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी संबंध आर में होगा। इसकी जो भाषा है वो ये है, अतः T1 स्वयं के भी समरूप होगा, यानी T1 T1 के ही समरूप है। अतः अब ये चीज़ अगर यहाँ पे आ जाती है तो हम लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य है। हमारा आर कैसा हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब बात कर लेते हैं सममित की। सममित में भी हम इसी प्रकार करेंगे। हमारा T1 और T2 क्या है? संबंध में दिया हुआ है, क्योंकि T1 T2 के समरूप है। अब जब T1 T2 के समरूप है तो हमारा क्या T2 T1 भी संबंध में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, T2 भी तो T1 के समरूप होगा, कि समरूप है। या तो हम कह लें T1 T2 के समरूप है, या हम कह लें T2 T1 के समरूप है, बात तो एक ही हुई। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर ऐसा होता है तो संबंध हमारा कैसा होता है? सममित होता है। तो अतः आर सममित है। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूफ किया कि ये सममित है। अब हम संक्रामक की ओर पहुँचते हैं। संक्रामक किस तरह होगा ये? तो चलिए संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक, इसके लिए हमें 3 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 3 त्रिभुज मान लेते हैं। माना 3 त्रिभुज T1, T2 व T3 हैं। ठीक है, तीनों को मान लिया तो हम लिखेंगे अतः संबंध के अनुसार हम 2 चीज़ें मानेंगे, T1 और T2 हमारा कहाँ है? संबंध में है। आप चाहें तो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, क्योंकि T1 T2 के समरूप है। ठीक है, इस तरह। और दूसरा T2, T3, इसका मतलब ये हुआ कि T2 क्योंकि T2 T3 के समरूप है। ये हमने प्रश्न के अनुसार माना है। ठीक है, ये हमने प्रश्न के अनुसार माना है। अब संक्रामक के लिए शर्त ये होती है कि ये पहला वाला यानी कि T1 और ये लास्ट वाला T3 ये हमारा संबंध के अनुसार होना चाहिए। तो हम सोच के बताएंगे। देखो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 तो नॉर्मली एक दूसरे के समरूप हो गए। समरूप का मतलब क्या? एक जैसा दिखना। तो T1 T2 के जैसे दिख रहा है, T2 T3 के जैसा दिख रहा है, तो T1 भी तो T3 के जैसा दिखेगा। कहने का मतलब है, मान लो 3 कोई वस्तुएं हैं, एक जैसी हैं देखने में। जैसे मान लो ये भी गाय है, गाय नंबर 1, गाय नंबर 2 और गाय नंबर 3। गाय एक जैसी ये दोनों दिख रही हैं, और ये वाली इसके जैसी दिख रही है। तो पहली और तीसरी गाय भी तो एक जैसी दिखेगी, क्योंकि गाय ही तो है, भैंस थोड़ी बन जाएगी। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे। तो T1 T3 भी आर के बिलोंग्स होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि T1 T3 के समरूप है, समरूप है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः आर हमारा कैसा है? संक्रामक है। ठीक है, आर हमारा संक्रामक होगा। देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो, स्वतुल्य भी प्रूफ किया, सममित भी प्रूफ कर दिया, और संक्रामक भी। जब तीनों चीज़ें हो गई तो हम लिख सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में संबंध का जो तुल्यता संबंध था वो तो प्रूफ कर दिया। अब आगे का हम और पढ़ेंगे। इसमें आगे क्या कहा इन्होंने, तो आगे ये कह रहे हैं कि भाई T1 जो है उसकी भुजा 3, 4, 5 है, T2 की 5, 12, 13 है, T3 की 6, 8, 10 है। इस पे आप विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे T1 की भुजाएं, T1 की भुजाएं इस तरह से आप लिख सकते हैं। T1 की भुजाएं 3,
4 और 5। T2 की भुजाएं, T2 की भुजाएं हैं 5, 12, 13। 5, 12, 13। और T3 भी होगा, ये है T3। T3 की भुजाएं, T3 की भुजाएं हैं 6, 8, 10। 6, 8, 10। वो कह रहे हैं भाई संबंध बताओ, इन तीनों में से कोई है क्या एक दूसरे संबंधित। तो देखिए समरूप का आपको रूल तो पता होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए किसका किसका अनुपात बैठ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः T1 अनुपात T3, यानी T1 की भुजाएं इस तरह से और बटा T3 की भुजाएं, इनका अनुपात ठीक बैठ रहा है। कैसे बैठ रहा है देखिए, 3/6। T1 की पहली भुजा 3 और इसकी पहली भुजा 6, 3/6। इधर 4/8, ये पहला और ये लास्ट वाला 8, और इधर 5/10। अगर इन सबको आप काटेंगे तो इन सब का आंसर 1/2 आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सबका उत्तर कितना आ रहा है, 1/2। तो इन सब का अनुपात कैसा है, 1/2 ही आएगा। तो T1 और T3 तो आपस में संबंध हैं, यानी संबंध रखती हैं। बाकी और देखते हैं। देखिए इन दोनों का देखें, 3/5, इसका 4/12, तो बराबर नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसका 3/5 कटेगा नहीं, और 4/12 का 1/3, तो इसका भी संबंध नहीं बैठ रहा है। इसी प्रकार T2 और T3 का देखते हैं, 5/6 और ये 12/8। अब कहाँ 5/6 आ रहा है, ये 12/8 बराबर ही नहीं आएगा। 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 3/2 आया, ये 5/6। तो और किसी का कोई संबंध नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ T1 और T3 का मिला है। तो हम लिख सकते हैं अतः T1 व T3 एक दूसरे से संबंधित हैं, संबंधित है। ठीक है, बाकी और कोई संबंधित नहीं है। तो ये आपका प्रश्न का हल पूर्ण हुआ। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमने 13 ले लिया है। लिखा, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R P1 P2 जहाँ P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है से संबंधित R एक तुल्यता संबंध है। हमें तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। आगे करना, 3, 4 और 5 लंबाई की जो भुजाओं वाले समकोण हैं से संबंधित A के सभी अवयव ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी हमसे कुछ प्रूफ करा। तो हम पहले तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे, फिर आगे देखेंगे इनका क्या करना है। तो हमें सबसे पहले R लिख लेते हैं जो संबंध दिया है, P1, P2 जहाँ P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, समान है। तो ये भुजाओं समान है, तो देखिए हम सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे। यहाँ पे जब P1 P2 की संख्या समान है, P1 और P2 दोनों में क्या है, इनकी भुजाओं की संख्या बराबर है, क्योंकि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, समान है। तब P1, P1 भी हमारा संबंध में होगा। क्यों होगा, क्योंकि P1 में भुजाओं की संख्या स्वयं के बराबर होगी, स्वयं के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि P1 जो बहुभुज है उसमें जो भुजाओं की संख्या है वो स्वयं की भुजाओं के संख्या के बराबर तो होगी, यानी खुद की चर्चा चल रही है, तो इसके लिए ये ठीक ठाक बैठता है। तो ये P1 को और P1 जो है हमारा संबंध R में है, तो हम लिख सकते हैं अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है।
तो हमारा आर समतुल्य हो गया। चलिए सममित देखते हैं। सममित इसके लिखेंगे P1, P2 हमारा संबंध आर में है, क्योंकि हमने जो ऊपर वाली लाइन लिखी है हम वही लिख सकते हैं ये वाली, क्योंकि P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे P2, P1। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान है। क्या ठीक ठाक लग रहा है आप लोगों को? देखिए समझने की कोशिश करिए। जब P1 के भुजाओं की संख्या P2 के भुजाओं की संख्या बराबर है, तो हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि P2 की भुजाओं की संख्या P1 के भुजाओं की संख्या भी समान होगी। या तो हम कह लें कि P1 और P2 इनके भुजाओं की संख्या बराबर है, या हम कह लें कि P2 और P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है। बात एक ही हुई। तो ये बैठ रहा है आपका ठीक ठाक, P1, P2 और P1। तो ये रूल का पालन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर सममित है। इसी प्रकार अब हम संक्रामक की बात करेंगे। यहाँ पे संक्रामक के लिए हमें 3 बहुभुज चाहिए, तो लिखेंगे माना 3 बहुभुज P1, P2 व P3 हैं। अतः अब हम मानेंगे यहाँ पे कि P1, P2 हमारा संबंध आर में है, इसी तरह P2, P3 भी हमारा संबंध आर में है। इसकी भाषा सेम वही रहेगी जो हमने लिखवाई है। P1, P2 के लिए यही भाषा रहेगी, ठीक है। अब P2, P3 के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ P1 है वहाँ पे P2 लिख देंगे, जहाँ पे P2 है वहाँ पे P3 लिखेंगे, ठीक है। बाकी इस भाषा सेम रहने वाली है, तो आप अगर ना भी लिखें तो ये कोई दिक्कत नहीं है, और चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अतः तो यहाँ से हम पहला वाला P1 ले रहे हैं और लास्ट वाला P3, और ये हमारा संबंध आर में होना चाहिए। अतः नहीं, तब लगाइए आप, तब। इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 में बहुभुजों की संख्या बराबर है। इसका मतलब हुआ P2, P3 में बहुभुजों की संख्या बराबर है। तो इसका मतलब हुआ P1, P3 में बहुभुजों, तो सही बात है भाई, P1, P2 में बहुभुजों की संख्या बराबर है, P2, P3 में बहुभुजों की संख्या बराबर है। तो नॉर्मली P1 और P3 की में बहुभुजों की संख्या बराबर होगी। तो हम यही लिख देंगे, क्योंकि P1 व P3 में बहुभुजों की संख्या कैसी है, समान है। समान संबंध के अनुसार हमारा ये करेक्ट बैठ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः आर संक्रामक है। आर कैसा है, संक्रामक है। और संक्रामक है तो देखिए ध्यान से, स्वतुल्य भी प्रूफ किया, सममित भी प्रूफ कर दिया और संक्रामक भी प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो इस तरह से हमने इसमें तुल्यता संबंध की चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे आगे कुछ और भी पूछ रहे हैं कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण से रखता नहीं रखता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 3, 4 और 5 भुजाओं वाला वह बहुभुज होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। भाई बहुभुज में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं भुजाओं की, लेकिन हमें सिर्फ वो बताना है जिसमें भुजाओं की जो है वो 3, 4, 5 लंबाई के हैं। तो 3, 4, 5 कितनी भाई लाइनें हो गई, 1, 2, 3 भुजाएं हो गई। तो वही बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो, भुजाओं की संख्या 3 हो, 1, 2, 3। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो, 3 है। यानी 3, 4, 5 भुजाओं वाला वह बहुभुज होगा जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये 3 भुजाओं से ही एक त्रिभुज बन सकता है।
तो अतः 3, 4, 5 से संबंधित समकोण, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से संबंधित समकोण त्रिभुज का बहुपद, इसलिए का बहुभुज कॉमा लगाएंगे, क्या है, त्रिभुज है। ये इसका समुच्चय हुआ। नहीं आया समझ में तो फिर से समझिए। 3, 4, 5 वाला जो आपका समकोण त्रिभुज है वो क्या है, एक बहुभुज ही तो है। और वह बहुभुज क्या होगा, एक त्रिभुज होगा। मान लीजिए इस तरह से ये कोई आपका त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है। तो ये बहुभुज तो है लेकिन ये एक त्रिभुज भी है। तो वही हमने संबंध यहाँ पे बताया है कि 3, 4, 5 से संबंधित समकोण त्रिभुज क्या है, एक बहुभुज है और वह बहुभुज त्रिभुज भी है। तो बस इतना सा इस प्रश्न में पूछा था। ये प्रश्न नंबर आपका 13 था, 13 का पार्ट। तो इस तरह से हमने 11, 12, 13 इस पार्ट में करा दिए हैं। अब जो बाकी के प्रश्न बचे हैं वो पार्ट 8 में कवर कराएंगे।